हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक है हमारा सेंसस और दूसरा है हमारा सैंपल मेथड। तो सेंसस मेथड क्या होता है? जनगणना विधि जिसको हम कहते हैं। जन का मतलब क्या था? आदमी। गणना का मतलब गिनती करना, आदमियों की गिनती करना। तो क्या होता है हमारा जनसंख्या की जो एक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? मद या आइटम। जनसंख्या की एक इकाई को हम क्या कहते हैं? एक मद या एक आइटम कहते हैं। और उन जब सभी मदों की गिनती की जाती है उसको जोड़ा जाता है तो वो हमारी क्या होगी? जनसंख्या होगी। तो इस प्रकार से जो जनगणना मेथड्स है, सेंसस मेथड है, उसमें क्या होता है कि पूरी सभी इकाइयों की अनुसंधानकर्ता क्या करता है? अनुसंधान क्षेत्र से सभी मदों की गिनती करता है। ऐसा नहीं कि 1000 मद हैं हमारी तो 1000 की वो गिनती करेगा। ऐसा नहीं 10 की गिनती कर ली, 10 की छोड़ दी, नहीं। तो वो होता है हमारा सेंसस मेथड। सैंपल में क्या होता है? नमूना। नमूना तो क्या होता है? छोटा होता है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर है उसका नमूना दिखाएंगे तो वो छोटा सा ट्रैक्टर होगा। उसी प्रकार से हम कोई भी है ग्लोब दिखाते हैं तो वो हमारा क्या? अर्थ का एक नमूना ही तो उसके ऊपर हम प्रकट करते हैं तो वो छोटा होता है। तो नमूने में हम क्या करेंगे? सैंपल मेथड में पूरी की पूरी इकाइयों की गिनती न करके कुछ इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे और वहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम क्या कर देंगे? समग्र पर यानी पूरे पर लागू कर देंगे। तो जिस प्रकार से ये है हमारी, मान लो टोटल 30 मद हैं, 30 आइटम्स हैं। यदि हम 30 की गिनती करते हैं तो ये हमारी कौन सी विधि होगी? जनगणना विधि होगी। और उनके आधार पर फिर हम क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन यहाँ 30 में से क्या है? सिर्फ एक आइटम यहाँ से ले लिया, एक इस साइड से ले लिया, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड। ये कितने टोटल आइटम हो गए? 5 आइटम हो गए। इन 5 आइटम्स का अध्ययन करके, इन 5 मदों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकालता है वो हम क्या कह देंगे? इन 30 आइटम्स के बारे में कह देंगे। तो वो हमारा क्या होगा? सैंपल मेथड कहेंगे। कि सारी इकाइयों का अध्ययन ना करके हम क्या करते हैं? कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं। उन इकाइयों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरे समूह पर हम क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर ये तो सैंपल मेथड तो हम क्या है अपने आसपास देखते ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है? जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, चावल बना रहे हैं डेगची में, तो अब हम क्या है, हमें सैंपल के रूप में ये देखना है कि चावल पक गए या कच्चे हैं। तो सैंपल के रूप में हम क्या करते हैं? 2 दाने उठाते हैं। वो चक्कर अब ऐसा थोड़ी है कि सारी डेगची खाएंगे और फिर बताएंगे पके हैं या कच्चे हैं, नहीं। सिर्फ 2 दाने उठाए, उनसे हमें क्या हो गया? ये पता चल गया कि पके। हमने वो पूरे समग्र पर, पूरी डेगची के चावलों पर वो निष्कर्ष जो हमारा था कि पके हुए हैं चावल, 2 दानों से हमने वो पूरी डेगची के चावल पर अप्लाई कर दिया। कच्चे हैं तो वो भी पूरी डेगची के ऊपर अप्लाई होगा कि चावल कच्चे हैं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं, ये हम अपने आम जीवन पर देख लो। जिस प्रकार से हमारे क्लास में क्या है, मान लो कोई चेकिंग वाला बीओ आ गई, तो बीओ ने क्या किया? ऐसा थोड़ी है कि वो 50 स्टूडेंट्स हैं उनमें सभी से पूछेगा, नहीं। वो सैंपल मेथड का प्रयोग करेगा कि एक वहाँ से खड़ा हो, दूसरा वहाँ से खड़ा हो, तीसरा खड़ा हो। 3-4 बच्चों से पूछा और वहाँ से जो निष्कर्ष निकला कि मान लो बाय चांस क्या हो जाते, 3-4 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही वीक स्टूडेंट थे और उसने कह दिया मैथ के सम पूछे बिल्कुल इजी, वो भी उनको नहीं आए। तो कंक्लूजन क्या रहा? निष्कर्ष वो लिख के चले गए कि मैथ की 10th क्लास बहुत ही वीक है। जबकि इसमें क्या गलती की संभावना ही बहुत थी, क्योंकि बाय चांस वही बच्चे उठे जो बहुत ज़्यादा वीक थे। उस क्लास में मेरिट के बच्चे भी थे, लेकिन वो उनको सैंपल के रूप में चुना ही नहीं गया। तो इस प्रकार से हम इस विधि में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करेंगे और वो जो निष्कर्ष है वो समग्र पर लागू कर देंगे। जबकि जनगणना विधि में हम क्या करें? प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये जो
विधि है, जनगणना विधि है, हमारे देश में भी क्या होती है, जनगणना होती है। हर 10 साल बाद हमारी क्या होती है, जनगणना होती है। तो फरवरी 2011 में हमारी क्या होती है, पिछली जनगणना हुई थी, नेक्स्ट अब होनी है। तो इस प्रकार से हर 10 ईयर्स बाद तो वहाँ क्या किया जाता है, चाहे कोई सड़क के किनारे रहता हो, चाहे कोई गाँव के बीच में, चाहे कोई खेत में, हर व्यक्ति की क्या की जाती है, गिनती की जाती है। तो ये हमारी सेंसस मेथड ना। अब ये सेंसस मेथड कहाँ पर सुटेबल होता है, एक तो जहाँ पर क्षेत्र क्या हो, छोटा सा हो, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र पर तो बहुत मुश्किल है इसको लागू करना, कि जब एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद जहाँ शुद्धता की ज़्यादा ज़रूरत हो, देखो एक आध इकाई के छोड़ने से जब काम चल जाता है तो हम क्या अपनाएंगे, सैम्पलिंग मेथड अपनाएंगे। लेकिन जहाँ शुद्धता की हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, एक एक इकाई का अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जहाँ पर शुद्धता की, विश्वसनीयता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये विधि हमारी क्या है, उपयुक्त है। जहाँ पर इकाइयाँ क्या हो, अलग अलग गुणों वाली हों, देखो एक जैसी गुण वाली हों, तो हमने कहा था डेगची में चावल है, तो वहाँ पर हमने कहा कि सैंपल मेथड अपना लिया, हमने 2 चावल निकाले, लेकिन उसी डेगची में आप मूंग की दाल, चने की दाल, मिश्री की दाल, चावल, सारे आइटम इकट्ठे करके डालते हो तो हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम ऐसे थे जो जल्दी गल जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो टाइम लगा के, तो वहाँ पर हम सिर्फ 2 दाने उठाकर कह दें कि बन गए या कच्चे हैं, नहीं, वो अध्ययन नहीं चलेगा। जब इकाइयाँ हमारी विजातीय हैं, अलग अलग गुणों वाली होती हैं, तब ये मेथड सुटेबल रहता है। क्योंकि वहाँ तो हम पूछेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना है कि इस एरिया के लोग, हम मान लो जींद शहर का लेते हैं कि जींद शहर के लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अब मान लो हमने सैंपल के रूप में 4 घर छांट लिए एक गली में से, और वो चारों ही क्या थे, वेजिटेरियन थे। तो हमने कह दिया जींद शहर की इस गली के सभी लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें पहला घर छांटा, उसके बाद मैंने 5वां लिया, जबकि बीच वाले चारों घर क्या थे, नॉन वेज खाने वाले थे। तो जब इकाइयाँ अलग अलग होती ना, सबका अध्ययन किया तो हमें पता चलेगा कि 20 घरों में से 12 घर क्या हैं, हमारे नॉन वेजिटेरियन है, बाकी वेजिटेरियन है। तो हमें निष्कर्ष सही निकलता है। लेकिन जब हम सैम्पलिंग मेथड ले लेते हैं वहाँ पर गलत हो जाता है। तो ये इकाई वहाँ पर, जनगणना विधि वहाँ पर ठीक उपयुक्त है, ये वहाँ पर सुटेबल रहेगी जहाँ पर इकाइयाँ क्या होंगी, अलग अलग गुणों वाली होंगी। तो प्रत्येक का अध्ययन करेंगे, विशेषताएं क्या हो जाएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी भी कुछ मेरिट्स हैं। तो मेरिट्स क्या है इसकी, रिलायबल एंड एक्यूरेट, कि इसके से जो निष्कर्ष निकलता है, हमने कहा ना सैम्पलिंग में गड़बड़ की संभावना हो सकती है, कि बीओ साहब ने कह दिया बिल्कुल निकम्मी क्लास है, जबकि क्लास तो टॉपर की थी, बाई चांस वो 4-5 बच्चे ही ऐसे थे तो बिल्कुल डिफॉल्टर थे और वही उठा लिए गए। तो इस विधि में ऐसा नहीं होता, इस विधि में सभी का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंकड़े, जो निष्कर्ष होता है वो विश्वसनीय होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने स्वयं एक से पूछ कर इंफॉर्मेशन प्राप्त की है। ऐसा नहीं कि हम एक थोड़े सो का अध्ययन किया, बाकियों के बारे में कह दिया, नहीं, हमने हर मद का अध्ययन किया, हर इकाई का अध्ययन किया है। लेस बाइस्ड, इसमें जो हम बाइस क्या होती है, पक्षपात, इसमें जो पक्षपात की संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। तो देखो ये कह दिया कि क्लास में से 4 का सैंपल छांट लो, अब मेरी मर्जी, मैं उस क्लास को जानती हूँ तो मुझे जो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं मैंने उनको छांट लिया, लेकिन यहाँ पर तो हर इकाई का अध्ययन करना है, तो इसमें हमारी क्या है, जो पक्षपात की संभावना है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि हर एक इकाई का क्या है, बराबर महत्व है, हर एक इकाई का अध्ययन किया जाना है। फिर है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, कि इससे हमें क्या है, लार्ज मात्रा में हमें क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, विस्तृत जानकारियाँ मिल जाती हैं। आप जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करने गए तो सिर्फ यही नहीं पता चलता कि कितने लोग रहते हैं, उसके साथ साथ ये भी पता चल गया लोगों का व्यवसाय क्या है, लोगों की इनकम क्या है। तो कई चीज़ें जो है साथ के साथ जो है लोगों का व्यवसाय है, इनकम है, और जो उनके रहन सहन की फैसिलिटी हैं वो चीज़ें भी हमें साथ में पता चल जाती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि अकेली सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी हमें पता चल जाती है इस विधि से। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, की जो जटिल अनुसंधान होता है उसकी भी स्टडी हो जाती है, कि जटिल आंकड़े हैं, कई विशेषताएं रखने वाले आंकड़े हैं, उनका भी जब हम अध्ययन करते हैं तो सभी की विशेषताएं हमारे सामने आ जाती हैं।
फिर है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं। हमें पता है कि हम घर में गए तो आंखें तो लेके गई हैं, जब हम पूछ के डाटा कलेक्ट कर रही हैं हर इकाई का, तो हमारे पास हमारी आंखें भी, तो ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम पूछ के लिख रहे हैं। क्या घर में कोई नौकरी प्राप्त है, तो कहते हैं नहीं। क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, इनकम वही 4 या 5 हज़ार रुपये पर मंथ। उसके बाद हमने देखा कि बड़ी सारा अच्छा बंगला टाइप घर बनाया हुआ है, अच्छी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल 55 इंच की LED लगी हुई है, तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं से ऐसा है कि करप्शन है, कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर से इतना सोर्स ऑफ इनकम, जो लेवल इनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इस इनकम से तो मेंटेन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉस चेकिंग है वहाँ वो हो जाती है, क्योंकि हम कानों से सुन रहे हैं तो साथ में हमारी आंखें भी क्या कर रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। और हम क्या करते हैं, बताने वाले की जो हम कहते हैं ना, एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि वो किस तरह से बता रहा है, तो उनसे भी हम समझ में जाते हैं कि बताने वाला कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। फिर हमारे इसके डीमेरिट्स हैं कि जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ पर तो दोष हर एक में पाए जाते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है इसका हमारा, कॉस्टली मेथड। तो देखो इसमें हमारा क्या है, तीनों प्रकार की लागतें क्या आती हैं, ज़्यादा आती हैं। धन भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, कि बहुत सारे व्यक्तियों को हमें इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और एक एक एरिया से नियुक्ति करनी पड़ती है, और जिनको लगाएंगे उसको आपको क्या देना पड़ेगा, उनको भी आपको वेतन देना पड़ेगा। वो उसकी आपके लिए उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी डाटा को कलेक्ट करवाने की। तो सरकार के लिए कॉस्ट है, हालांकि जो लगे हुए हैं, जो काउंटिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो उनकी इनकम है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही प्रकार की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम भी लंबा लगता है हमारा, और उसके साथ साथ धन भी ज़्यादा लगती है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। फिर हमारा है लार्ज मैन पावर, कि इसके लिए हमें लार्ज मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ ये थोड़ी है कि मैन पावर ही हमें चाहिए कि कोई भी है उठाओ और लगा दो, नहीं, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस एरिया के लिए कुशल हो, निपुण हो, जो उनसे उन्हीं की भाषा में वो चीज़ें निकलवा सके। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जो गांव में बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो आप अपने वाली बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आने वाली, उनको उन्हीं की भाषा में। तो बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत है, जिनको पहले क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये कई चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस एरिया के बारे में बिल्कुल अच्छे से, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, वो किस प्रकार का उनका व्यवहार है, यही नहीं जानते। तो जब वो प्योरली हिंदी बोलता है, बिल्कुल प्योर हरियाणवी घर में जा करके, वो नहीं समझ पाते, आधी इन्फॉर्मेशन लिख के लाता है, आधी गलत हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें वो मैन पावर चाहिए जो उन लोगों के मुंह से डायरेक्ट क्या उगलवा सके, सच को निकलवा सके। फिर है हमारा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यदि एरिया बड़ा सा हो तो ये विधि क्या है, सुटेबल नहीं रहती। देखो काउंटिंग कर रही हैं, अब काउंटिंग करनी है, मान लो क्लास की ही काउंटिंग करनी है, यदि 15 बच्चे हैं तो हम फटाफट उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब एरिया बहुत बड़ा हो, 15,000 हो, वहाँ काउंटिंग करना क्या लगता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि इतने बड़े एरिया की इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल कार्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये विधि जो है स्मॉल एरिया के लिए तो सूटेबल है, लेकिन एरिया जब इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हो जाता है तो विधि हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।